नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी से। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 29 और इससे पहले दोस्तों हिंदी से जो है 28 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आज सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, आचार्य वामन ने जो है काव्य के कितने गुण बताए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 12, 9, 20 या फिर 3? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आचार्य वामन ने काव्य के 20 गुण बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखेंगे, आचार्य वामन ने काव्य के 20 गुण बताए हैं। इसमें से दोस्तों 10 जो है आपके आपके शब्द गुण हैं, ठीक है, और 10 जो है आपके अर्थ गुण हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये 20 गुण मिलकर ही काव्य को जो है सौंदर्य प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है दोस्तों, सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? आपको बताना है सदाचार का ताबीज, इसका इनके लेखक कौन है बताना है। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल या फिर धर्मवीर भारती? क्या हो जाएगा? सदाचार का ताबीज दोस्तों, इसके लेखक हैं आपके हरिशंकर परसाई। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। देखिए दोस्तों, हरिशंकर परसाई से आपको याद रखना है। देखिए, हरिशंकर परसाई जो है हिंदी साहित्य के सर्वोच्च व्यंग्यकार थे दोस्तों, हरिशंकर परसाई। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो जन्म और मृत्यु से भी दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। तो हरिशंकर परसाई का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 22 अगस्त 1924 में। ठीक है, 22 अगस्त, ठीक है, 22 अगस्त 1924 में जन्म हुआ था। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी का। ठीक है, कहाँ हुआ था अगर पूछा जाता है तो जन्म हुआ था होशंगाबाद में हुआ था। ठीक है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और साथ ही साथ निधन भी याद रखें। निधन हुआ था दोस्तों इनका 1995 में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, निधन हुआ था 1995 में और जन्म हुआ था 1924। दोनों चीज याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों आपको याद रखनी है। हरिशंकर परसाई की जो प्रमुख रचनाएं हैं, इसमें से कई जो है आपने पढ़ी हैं। ठीक है, जैसे आपका विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है, किसकी रचना है पूछ लिया जाएगा, विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है, विकलांग श्रद्धा, ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है, किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। ठीक है, साथ ही साथ भूत के पांव पीछे। ठीक है, सब आपको याद रखना है, भूत के पांव पीछे। ठीक है, भूत के पांव पीछे किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ठिठुरता हुआ गणतंत्र इनकी एक रचना है। ठीक है, क्या है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठीक है, ठिठुरता, ठीक है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र। ठीक है, रचनाएं किसकी हैं? हरिशंकर परसाई की हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनके उपन्यास भी याद रखने हैं। ठीक है, इनका उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, भूत के पांव पीछे, विकलांग श्रद्धा का दौर और ठिठुरता हुआ गणतंत्र। साथ ही साथ इनका जो है एक और है आपका बेमानी की परत, जो है इनकी रचना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? हरिशंकर परसाई को आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, हरिशंकर परसाई को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी रचना को आपने याद रखना है, विकलांग श्रद्धा का दौर। इसके लिए जो हरिशंकर परसाई को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, इनके उपन्यास मैंने बताया आपको, उपन्यास याद रखना है। हरिशंकर परसाई का उपन्यास कौन सा है? रानी नागफनी की कहानी। ठीक है, रानी नागफनी की कहानी। ठीक है,
रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी दोस्तों ये क्या है, उपन्यास है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, ये एक उपन्यास है और किसने लिखा है, हरिशंकर परसाई जी ने। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई से दोस्तों आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में आप आंसर करेंगे दोस्तों, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया। ठीक है, ऑप्शन देखिए, अज्ञेय, धूमिल, रघुवंश या फिर त्रिलोचन। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सप्तक का जो संपादन है वो किसने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 का दोस्तों। क्या हो जाएगा 3 का राइट आंसर, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है, पहला जो तार सप्तक है इसको पहला न कहकर तार सप्तक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा लिखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे, इसको तार सप्तक पढ़ा जाता है। तो तार सप्तक जो है फर्स्ट जो है, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ प्रथम। तो यहाँ पर तार सप्तक जो प्रथम है, ठीक है, इसका जो प्रकाशन है वो पूछा जाता है। तो तार सप्तक प्रथम का जो प्रकाशन है वो हुआ था 1943। ठीक है, पूछे जाते हैं सन आपको याद रखने हैं। दूसरा जो सप्तक है, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था दूसरा सप्तक, तार सप्तक, ये हुआ था 1951 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और तीसरा जो सप्तक है दोस्तों, तीसरा सप्तक, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1959। ठीक है, तीनों सन आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला जो तार सप्तक है वो प्रकाशित हुआ था 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में। ठीक है, तीनों याद रखेंगे। तीनों का जो संपादन किया था किसने किया था, तीनों का संपादन किया था दोस्तों, किसने किया था, अज्ञेय ने। ठीक है, अज्ञेय ने किया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे आपका तार सप्तक पहला है जो 1943 में आया। ठीक है, इसमें जो पहले तार सप्तक की कवि पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरे तार सप्तक की कवि पूछे जाते हैं और तीसरे तार सप्तक की कवि पूछे जाते हैं। तो आपने अच्छे से इनको देखना है। ठीक है, जैसे आपके पहला जो तार सप्तक है, ठीक है, इसमें जो प्रमुख कवि रहे हैं वो है आपके, जैसे मुक्तिबोध हो गया, नेमिचंद्र जैन हो गया, ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल हो गया, प्रभाकर माजपेयी हो गया, ठीक है, गिरजा कुमार माथुर हो गया। ठीक है, सारी किस्म आते हैं पहले वाले में आते हैं, पहला तार सप्तक जो है। ठीक है, तीनों का आपको इनका प्रकाशन वर्ष याद रखना है। ठीक है, और इनका जो संपादन है वो किसने किया, संपादक कौन है, अज्ञेय। ठीक है, चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 का आंसर करना है दोस्तों, कार्य शब्द का तद्भव रूप है। आपको कार्य का तद्भव बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्म, कर, काज, कार। क्या हो जाएगा राइट आंसर, 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, काज हो जाएगा। ठीक है, तत्सम तद्भव मैंने आपको सब बता रखे हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको जो है तत्सम तद्भव सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में आपको आंसर करना है, इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है, ये याद रखें, नहीं है बताना है, कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहला राजा, कोणार्क, शारदिया या फिर अंधा युग। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 का राइट आंसर हो जाएगा अंधा युग। ठीक है, ये जो है अंधा युग किसका है, ये तो किसका है, धर्मवीर भारती का है। ठीक है, धर्मवीर भारती का है। तो बाकी तीनों जो हैं ये किसके हैं, जगदीश चंद्र माथुर के हैं, पहला राजा, कोणार्क और शारदिया। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर दोस्तों ये हिंदी के प्रसिद्ध जो है नाटककार रहे हैं। ठीक है, इनके जो नाटक हैं प्रमुख ये पूछे जाते हैं, जैसे आपका पहला राजा हो गया, कोणार्क हो गया और शारदिया हो गया। ठीक है, तीनों नाटक हैं इनके। ठीक है, साथ ही साथ जो है इनका एक नाटक है और बंदी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, बंदी नाटक किसका है, ये भी जगदीश चंद्र माथुर का ही है। ठीक है, याद रखेंगे। इनके दोस्तों एकांकी संग्रह पूछे जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर के, आपको याद रखने हैं, जैसे भोर का तारा। ठीक है, भोर का तारा, भोर का तारा जो एकांकी संग्रह है ये किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक है, ओ मेरे सपने। ठीक है, ओ मेरे सपने। ठीक है,
ओ मेरे सपने भी जो है ये भी आपका क्या है, एकांकी संग्रह है। किसका है? एकांकी संग्रह जगदीश चंद्र माथुर का। ठीक है, तो सारे फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में आपको बताना है मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है। तो ये है दोस्तों आखिरी चट्टान तक। ठीक है, आखिरी चट्टान तक जो है किस विधा की रचना है? कहानी, यात्रा वृत्तांत, समीक्षा या फिर ललित निबंध। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? मोहन राकेश द्वारा लिखित है दोस्तों आखिरी चट्टान तक। ये किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का दोस्तों, ये एक क्या है, यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आखिरी चट्टान तक। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, आखिरी चट्टान तक। ठीक है, ये यात्रा वृत्तांत है दोस्तों। ठीक, किसका यात्रा वृत्तांत है? मोहन राकेश का। ठीक है, मोहन राकेश दोस्तों आपको याद रखना है, मोहन राकेश से मोहन राकेश का जन्म आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। इनका जन्म जो है कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1925 यानी कि 1925 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद हो गया। साथ ही साथ मोहन राकेश का दोस्तों आपको क्या पूछा जा सकता है? इनका मूल नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, मोहन राकेश का जो मूल नाम था वो क्या था? इनका मूल नाम था दोस्तों, क्या था मूल नाम? मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, याद रखेंगे, मदन मदन मोहन मदन मोहन गुगलानी। गुगलानी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, मदन मोहन गुगलानी जो है ये मूल नाम था दोस्तों मोहन राकेश का। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा मोहन राकेश का मूल नाम क्या था, तो मदन मोहन गुगलानी था। जन्म हुआ था 1925 में। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके नाटक पूछे जाते हैं, तो आपको इनके नाटक जो है, जो प्रमुख नाटक है वो याद रखने हैं। जो प्रमुख नाटक है दोस्तों मोहन राकेश के, ठीक है, नाटक की बात करें तो नाटक है प्रमुख, कौन कौन से हैं? आपने सब पढ़े हैं। आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, पढ़ा है आपने। आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, और कौन से नाटक हैं मोहन राकेश के? ठीक है, आधे अधूरे हो गया। ठीक है, आधे अधूरे, आधे अधूरे। ठीक है, आधे अधूरे जो है ये नाटक किसका है? ये भी आपका मोहन राकेश का है, आधे अधूरे। लहरों के राजहंस, ठीक है, पढ़ा है आपने, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस। ठीक है, लहरों के राजहंस, ये भी दोस्तों नाटक किसका है? ये भी नाटक है मोहन राकेश का। ठीक है, याद रखेंगे, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और आपका लहरों के राजहंस। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनके उपन्यास याद रखने हैं। ठीक है, ये तो नाटक आपने याद रखने। साथ ही साथ उपन्यासों की बात करें तो उपन्यास इनके कौन कौन से हैं? उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे। ठीक है, अंधेरे अंधेरे बंद कमरे। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे अंधेरे बंद कमरे, और दूसरा याद रखिए न आने वाला कल। ठीक है, न आने वाला कल। ठीक है, न आने वाला कल हो गया। साथ ही साथ इनका एक और है अंतराल। अंतराल। ठीक है, ये तीनों क्या है? ये तीनों उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास किसने लिखे हैं? तो याद रखेंगे मोहन राकेश के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में आंसर करना है दोस्तों, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ठीक है, आप सभी जानते हैं रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन देखिए, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा या फिर मैथिली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का? तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है दोस्तों अवधी में। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रामचरितमानस महाकाव्य है दोस्तों ये। हाँ, किसने लिखा है? ये लिखा है दोस्तों, बताइए किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तुलसीदास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में आपको बताना है दोस्तों, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? आपको बताना है ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? मैंने आपको बताया था दोस्तों, ठीक है, जीभ से जो उच्चारण होता है, ठीक है, स्वरों का,
तो अग्रभाग से, मध्य भाग से और पश्च भाग से कौन कौन से स्वरों का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कौन कौन से स्वरों का उच्चारण होता है अग्रभाग से, मध्य भाग से और पश्च भाग से। तो यहाँ पर ई स्वर की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्रभाग। ठीक है, अग्रभाग से दोस्तों उच्चारण होता है ई स्वर का। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। जैसे आपका अग्रभाग है, तो जीभ का जो अग्रभाग होता है, ठीक है, वहाँ से दोस्तों कौन कौन से स्वरों का उच्चारण होता है अग्रभाग से। तो अग्रभाग से मुख्य रूप से जो है अग्र स्वर निकलते हैं। जैसे आपका ई हो गया, छोटी ई, बड़ी ई हो गया, ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ठीक है, ये चार याद रखेंगे। ये कहाँ से निकलते हैं, आपके अग्रभाग से। इनका अग्रभाग से इनका उच्चारण होता है। ठीक है, मध्य भाग की बात करें, ठीक है, मध्य भाग की बात करें तो मध्य भाग से आपको किसका उच्चारण होता है, मध्य भाग से औ का उच्चारण होता है। ठीक है, किसका उच्चारण होता है, ओ का। ठीक है, और पश्च भाग यानी कि पिछले भाग से जीभ के जो पिछला भाग होता है उससे उच्चारण होता है। किसका उच्चारण होता है उससे, ठीक है, पश्च भाग से आ हो गया। ठीक है, आ के बाद आपका ऊ हो गया, आ, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ऊ और औ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, जीभ के अग्रभाग से उच्चारण होता है छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ का, मध्य भाग से औ का और पश्च भाग से आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है, इन सभी को याद रखेंगे, कोई भी आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी वर्ग में नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है कौन सी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। कौन सी नहीं आती है, देखिए, ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली या फिर कन्नौजी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, अवधी। ठीक है, अवधी भाषा जो है ये किस में आती है, ये आती है पूर्वी में। ठीक है, पूर्वी हिंदी वर्ग में आता है आपका, क्या आता है, अवधी। ठीक है, बाकी ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी ये किस में आते हैं, ये पश्चिमी हिंदी वर्ग में आते हैं। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी जो है दोस्तों, इसका जो विकास हुआ किससे हुआ पूछा जाता है, तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ वो हुआ सौरसैनी अपभ्रंश से। ठीक है, सौरसैनी अपभ्रंश से जो है दोस्तों किसका विकास हुआ, पश्चिमी हिंदी का। ठीक है, पश्चिमी हिंदी वर्ग में दोस्तों कितनी बोलियां इसमें आती हैं पूछा जाता है। तो पश्चिमी हिंदी में दोस्तों मुख्य रूप से 5 बोलियां इसमें आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 5 बोलियां आती हैं आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले कौन सी आती है, खड़ी बोली। ठीक है, पहला याद रखेंगे, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली। दूसरी बोली कौन सी आती है, ब्रजभाषा, जो आपके ऑप्शन में है। ठीक है, ब्रजभाषा। ठीक है, तीसरी कौन सी आती है, आपका बांगरू या फिर हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी हो गया। ठीक है, और उसके बाद हो गया कन्नौजी। कन्नौजी के बाद हो गया बुंदेली। कन्नौजी और उसके बाद बुंदेली। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है पश्चिमी हिंदी वर्ग में 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं 5 बोली, खड़ी बोली आती है। ठीक है, खड़ी बोली को हम कौरवी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, खड़ी बोली को क्या बोलते हैं, हम कौरवी भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रजभाषा दूसरी। तीसरा दोस्तों हरियाणवी हो गया, हरियाणवी को हम क्या बोलते हैं, बांगरू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बांगरू। ठीक है, उसके बाद कन्नौजी हो गया और बुंदेली हो गया। तो ये 5 जो है बोलियां किसमें आती हैं, आपके पश्चिमी हिंदी वर्ग में आती हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें बताना है आपने, इनमें से ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि नहीं है बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, मलुकदास, परमानंद दास, रैदास या फिर धर्मदास। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें, इनमें से ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि नहीं है। तो 10 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, मलुकदास, रैदास, धर्मदास ये तो आते हैं आपकी ज्ञानश्री शाखा में। तो यहाँ पर कौन नहीं आता है, ऑप्शन आपका परमानंद दास। ठीक है, ये आपके ज्ञानश्री शाखा के संत कवि नहीं है। ठीक है, ज्ञानश्री शाखा के कवि दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ज्ञानश्री शाखा के कवि कौन कौन से हैं, जैसे मलुकदास हो गया, रैदास हो गया, धर्मदास हो गया, साथ ही साथ याद रखेंगे कबीर दास हो गए। ठीक है, कबीर दास।
ठीक है। कबीरदास जो है ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। कबीरदास, रैदास, दादू दयाल हो गया, ठीक है, दादू दयाल, ठीक है, दादू दयाल, ठीक है। दादू दयाल के साथ साथ मलुक दास हो गया, सुंदर दास हो गया, ठीक है, सुंदर दास, ठीक है। सुंदर दास के साथ साथ याद रखेंगे आपका सुंदर दास हो गया, कबीरदास, रैदास, ठीक है, दादू दयाल, ठीक है, मलुक दास, ये सारे जो है किस में आते हैं, ज्ञानश्री शाखा में आते हैं, ठीक है। ज्ञानश्री शाखा आप जानते हैं ये निर्गुण उपासना करते थे, यानी कि निराकार ब्रह्मा की भक्ति पर ये बल देते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है शुद्ध वाक्य, ठीक है। शुद्ध वाक्य पहचानना है। देखिए पहला, देखिए मैं तुमको देखा, बी देखिए राम ने लिख चुका है, मोहन ने रोटी खाई, या फिर गोपाल मुझे 2 कलम दिए। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मोहन ने रोटी खाई, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों क्या है, अशुद्ध है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में बताना है दोस्तों नागार्जुन का असली नाम क्या है। तो आप जानते हैं दोस्तों नागार्जुन के बारे में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं। तो नागार्जुन का जो असली नाम है वो क्या है? ऑप्शन देखिए, कमलनाथ मिश्र, राजनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, या फिर रामनाथ शर्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 12 का वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नागार्जुन का असली नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र था दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है नागार्जुन जो है हिंदी और मैथिली के प्रमुख कवि माने जाते हैं। नागार्जुन, इनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों आपको पूछी जाती हैं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। जैसे आपका कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, विलाप है इनकी रचना, ठीक है, विलाप, सारी रचनाएं आपको याद रखनी। विलाप हो गया, ठीक है। विलाप के साथ साथ आपको याद रखते हैं शपथ, शपथ हो गया, ठीक है। शपथ के साथ साथ चित्रा हो गया, ठीक है, चित्रा, चित्रा के साथ साथ युग धारा, ठीक है, युग धारा, युग धारा के साथ साथ याद रखेंगे प्यासी पथराई आंखें, ठीक है, प्यासी पथराई आंखें, ठीक है, प्यासी पथराई आंखें, ठीक है। ये सारी रचनाएं किसकी हैं, नागार्जुन की हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है पत्रहीन नग्न गाछ, ठीक है, इसको याद रखेंगे, पत्रहीन नग्न गाछ, ठीक है। पत्रहीन नग्न गाछ हो गया, ठीक है। मैथिली साहित्य, मैथिली साहित्य है, ठीक है, पत्रहीन नग्न गाछ। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इनकी रचना है जैसे आपका रतिनाथ की चाची हो गया, ठीक है, तालाब की मछलियाँ हो गया, काफ़ी सारी रचनाएं हैं नागार्जुन की, तो आपने सारी याद रखनी है। और यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है पत्रहीन नग्न गाछ के लिए दोस्तों नागार्जुन को क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। याद रखेंगे, आपको पूछ लिया जाएगा नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था, तो पत्रहीन नग्न गाछ के लिए मिला था, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में आपको बताना है दोस्तों स्त्रीलिंग रूप बताना है, ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊंटनी हो जाएगा, ठीक, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 14 में। 14 में आपको बताना है युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र, विष्णु प्रभाकर, या फिर शरद जोशी। तो क्या हो जाएगा, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 14 का दोस्तों विष्णु प्रभाकर, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में बताना है दोस्तों रामचंद्रिका की कवि कौन है। तो मैंने कई बार दोस्तों आपको बता रखी है रचना रामचंद्रिका, ठीक है। ये किसने लिखा है, ऑप्शन देखिए, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, या फिर बिहारी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, रामचंद्रिका की कवि कौन है, राइट आंसर हो जाएगा केशवदास की है दोस्तों, ठीक है, रामचंद्रिका। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा केशवदास, ठीक है। केशवदास की दोस्तों आपको प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं, ठीक है, केशवदास की जो है प्रमुख रचनाएं, ठीक है, प्रमुख रचनाएं,
ठीक है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो आपको याद रखना है दोस्तों केशवदास की रतन बावनी, ठीक है, याद रखेंगे रतन बावनी, ठीक है। रतन बावनी किसकी रचना है? रतन बावनी हो गया, ठीक है। रसिक प्रिया हो गया, ठीक है, रसिक प्रिया, रतन बावनी, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया के साथ साथ याद रखेंगे रामचंद्रिका, ठीक है, रामचंद्रिका, साथ ही साथ कवि प्रिया, ठीक है, कवि प्रिया। कवि प्रिया के साथ साथ याद रखेंगे छंदमाला, ठीक है, छंदमाला। छंदमाला के साथ साथ आपको याद रखना है विज्ञान गीता, ठीक है, विज्ञान गीता। ये विज्ञान गीता मैंने आपको कई बार बता रखा है, ठीक है। विज्ञान गीता हो गया, विज्ञान गीता के साथ साथ वीर सिंह देवचरित हो गया, ठीक है, वीर सिंह देवचरित, वीर सिंह देवचरित, देवचरित, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं दोस्तों? केशवदास की हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर रतन बावनी है, ठीक है, याद रखिए। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, ठीक है, रामचंद्रिका कब आया था? ठीक है, ये आया था इनका कब आया था रामचंद्रिका? ये आया था 1601 में आया था, ठीक है, रामचंद्रिका, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं, इनको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में इसका आंसर करेंगे। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किसकी कृतियां हैं? तो आप जानते हैं, ठीक है, आपको कई बार मैंने बता रखे हैं रचनाएं। कुकुरमुत्ता हो गया, नए पत्ते और तुलसीदास। ऑप्शन देखिए, एक इनकी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा राइट आंसर 16 में? राइट आंसर हो जाएगा निराला, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं दोस्तों ये। कुकुरमुत्ता हो गया, नए पत्ते हो गया और तुलसीदास, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों निराला की अन्य प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे आपका परिमल हो गया, ठीक है, इनकी एक रचना है परिमल, कई बार पूछा गया है परिमल, ठीक है, परिमल हो गया। गीतिका, ठीक है, परिमल, गीतिका। साथ ही साथ अनामिका, ठीक है, अनामिका किसकी रचना है? कई बार पूछा गया है अनामिका, ठीक है। तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, ठीक है, अर्चना, आराधना, ठीक है, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, तो सारी रचनाएं आपको याद रखनी है, ठीक है। नए पत्ते हो गए, ठीक है, ठीक है। तो 3 रचनाएं यहाँ पर हैं, आपका कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और तुलसीदास, ठीक है। परिमल, गीतिका, अनामिका, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, ठीक है, अर्चना, ठीक है, अर्चना हो गया, ठीक है। अर्चना के साथ साथ आराधना, आराधना, ठीक है, आराधना हो गया, ठीक है। आपका और क्या रचनाएं हैं निराला की? बेला इनकी रचना है, बेला, ठीक है। बेला के साथ साथ और कोई रचनाएं बताइए, और कौन सी रचना है? अलका हो गया, अलका भी इनकी एक रचना है, अलका, ठीक है, अलका हो गया, ठीक है। गीत गुंज इनकी रचना है, गीत गुंज, गीत गुंज, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं, इनको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में देखिए, सरस्वती पत्रिका के आरंभिक संपादक मंडल में सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है सरस्वती पत्रिका के आरंभिक संपादक मंडल में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, श्याम सुंदर दास, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 17 का? सरस्वती पत्रिका, आप जानती हैं सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था आपका, कब हुआ था? 1900 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था, ठीक है। प्रारंभिक जो इसका प्रकाशन हुआ था 1900 में हुआ था। तो जो प्रारंभिक जो संपादक मंडल था उसमें कौन सम्मिलित नहीं था? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी। ये दोस्तों ये जो है संपादक मंडल में नहीं थे, ठीक है। बाकी श्याम सुंदर दास थे। सुंदर दास जो है ये आरंभिक संपादक मंडल में जो है ये प्रधान संपादक थे, ठीक है, प्रधान संपादक। श्याम सुंदर दास जो है ये प्रधान संपादक थे, ठीक है। इनके साथ जो है राधा कृष्ण दास हो गए, ठीक है। और कौन कौन से थे?
और थे आपके अन्य की बात करें तो किशोरीलाल गोस्वामी हो गया, ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी जो है ये संपादक मंडल में थे, किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक है। किशोरीलाल गोस्वामी के साथ साथ याद रखेंगे आपका कार्तिक प्रसाद खत्री, ठीक है, कार्तिक प्रसाद खत्री, ठीक है, कार्तिक प्रसाद खत्री जो है ये भी संपादक मंडल में थे, ठीक है। इनके साथ साथ और कौन थे, राधा कृष्ण दास हो गए, ठीक है। ये सारे जो है दोस्तों ये क्या थे, ये दोस्तों आरंभिक संपादक मंडल में थे, ठीक है। जैसे श्याम सुंदर दास हो गए, ये आपके प्रधान संपादक थे। उसके बाद राधा कृष्ण दास हो गए, किशोरीलाल गोस्वामी जी हो गए, कार्तिक प्रसाद खत्री जी हो गए, ठीक है। ये जो है संपादक मंडल में थे। बाकी जो राधाचरण गोस्वामी है ये जो है इनके संपादक मंडल में नहीं थे, ठीक है, याद रखेंगे। और बाकी सरस्वती पत्रिका का मैंने बता दिया, इसका जो संपादन हुआ था कब हुआ था, 1900 में हुआ था, 1900 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। अब कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है बताना है। उद्दंत मार्तंड, जगत समाचार, हरिश्चंद्र मैगजीन या फिर सरस्वती पत्रिका। तो 18 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए उदंत मार्तंड ये सही है 1826, ठीक है। जगत समाचार जो है 1869 ये भी सही है। हरिश्चंद्र मैगजीन जो है 1873 ये भी सही है। तो यहाँ पर ऊपर बताया था मैंने अभी आपको, सरस्वती पत्रिका जो है ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सरस्वती पत्रिका जो है इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1900 ईस्वी में, ठीक है। ऊपर भी मैंने बताया था आपको, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। धर्मवीर भारती के अनुसार, धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता पर कब हिंदी फिल्म बनी थी। आपको बताना है गुनाहों का देवता उपन्यास किसका है, ये है धर्मवीर भारती का। इस पर फिल्म बनी थी दोस्तों, हिंदी फिल्म कब बनी थी। ऑप्शन देखिए 1947, 48, 49 या फिर 50। क्या हो जाएगा राइट आंसर, 19 का राइट आंसर हो जाएगा 1949 में गुनाहों का देवता पर जो है हिंदी फिल्म बनी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन आपको बताना है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है, ठीक है। इजी सा है, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। किस प्रकार का वाक्य है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर प्रश्नवाचक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। दोस्तों मैंने आपको बताया था डिटेल क्लास में कि रचना के आधार पर जो है वाक्य के 3 भेद माने गए हैं, ठीक है। कौन कौन से माने गए हैं, सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है वाक्य, यहाँ पर उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो ये वाक्य किस तरह से है, किस तरह का वाक्य है, ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिश्र वाक्य है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ठीक है। जो वाक्य के 3 भेद हैं दोस्तों, जिसमें आपका सरल वाक्य है, ठीक है। सरल वाक्य के साथ जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है, ठीक है। और संयुक्त वाक्य आपको मैंने बताया था जहां 2 या 2 से अधिक वाक्यों को किसी योजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है, वहां पर आपका संयुक्त वाक्य हो जाता है। और मिश्र वाक्य की बात करें तो मिश्र वाक्य जो है जब एक वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य हो तो वहां पर मिश्र वाक्य जो है होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था डिटेल में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिश्र वाक्य, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।